सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओम नॉलेज में। आज का हमारा वीडियो जो है उसका टॉपिक है मॉड्यूलेशन नीड एंड इम्पोर्टेंस। जो हमने कम्युनिकेशन का सीरीज शुरू किया था एनालॉग एंड डिजिटल, उसी का आज एक पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका नाम है मॉड्यूलेशन एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉड्यूलेशन। तो वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर सरस्वती प्रसाद मिश्रा का फ्रॉम चैनल सरस टॉक, जिन्होंने हेल्प की है वीडियोस को और बेटर बनाने में और सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है उसको गाइड करने के लिए। सो थैंक यू सर। चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम आगे। तो आज जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, क्यों हमको मॉड्यूलेशन की ज़रूरत है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, कंपैरिजन बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन। छोटा सा वीडियो है आज का, शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द मॉड्यूलेशन। देखिए, मॉड्यूलेशन को पढ़ने के पहले हमें तीन चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। पहला है मैसेज सिग्नल, दूसरा है कैरियर सिग्नल, तीसरा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो सबसे पहले मैसेज सिग्नल क्या होता है। मैसेज सिग्नल क्या है? वो सिग्नल जो आपका एक्चुअल में मैसेज कंटेन करता है, यानी जिस सिग्नल में मैसेज होता है उसको हम क्या बोलेंगे? मैसेज सिग्नल कहेंगे। मैसेज का क्या मतलब हुआ? इंफॉर्मेशन। तो जिस सिग्नल में इंफॉर्मेशन होगा उसको हम क्या सिग्नल बोलेंगे? मैसेज सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल बोलेंगे। कैरियर सिग्नल क्या है? जिस सिग्नल को हम एज अ कैरियर यूज करेंगे वो सिग्नल क्या कहलाएगा? कैरियर सिग्नल कहलाएगा। यानी कि मैसेज या बेसबैंड सिग्नल को हम मर्ज करते हैं किसके साथ? कैरियर सिग्नल के साथ, सो दैट कि हमारा सिग्नल ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सके, ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सके। और तीसरा बनता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है? जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। किसके कॉम्बिनेशन से? कैरियर और बेसबैंड सिग्नल के कॉम्बिनेशन से जो सिग्नल बनता है दैट इज नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। रिपीट कर लेते हैं। बेसबैंड सिग्नल क्या है हमारा? वो सिग्नल जिसके अंदर में एक्चुअल में इंफॉर्मेशन है, वो सिग्नल जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन कंटेन करता है उसको हम कौन सा सिग्नल बोलेंगे? मैसेज सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल। दूसरा सिग्नल कौन सा है? कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल क्या होगा? जो सिग्नल मैसेज सिग्नल को कैरी करके ले जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको हम क्या बोलेंगे? कैरियर सिग्नल। और तीसरा कौन सा हुआ? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या हुआ? इन दोनों सिग्नल को मर्ज करने के बाद में जो सिग्नल बनता है दैट इज नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ध्यान देने वाला। जो कैरियर सिग्नल होता है उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू बेसबैंड सिग्नल। क्यों होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मॉड्यूलेशन क्या है हमारा? मॉड्यूलेशन इज नथिंग बट इट इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसके अंदर में कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी चेंज होती हैं? कैरियर की, इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अदर सिग्नल दैट इज नोन एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ जो बोल रहे हैं वो कौन सा है? मैसेज सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल। उसी को हम कौन सा सिग्नल बोलते हैं? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं। तो मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस इन विच वी चेंज प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डेंस विद द बेसबैंड सिग्नल। यानी कि बेसबैंड सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं? कैरियर सिग्नल की किसी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं, क्या करते हैं? कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज होगा? उस टाइप का मॉड्यूलेशन बनेगा। ठीक है, किसके वजह से हो रहा है? बेसबैंड सिग्नल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं। ठीक है, तो उस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। रिपीट कर लेते हैं पूरा फिर से एक बार। मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच some characteristics of signal, what signal? Carrier signal is varied in accordance with the baseband signal। देखिए, जब कैरियर कैसा हो? कंटिन्यूस वेव हो तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस भी कौन सा होगा? कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन होगा। जब कैरियर कैसा हो? डिस्क्रीट हो तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस भी कैसा होगा? डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूस मॉड्यूलेशन होगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैरियर फ्रीक्वेंसी जो होती है कैरियर वेव की वो बहुत ज़्यादा होती है। चलिए, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के पहले थोड़ा सा इसको और समझते हैं। देखिए, जो कैरियर सिग्नल है, आप अब हम इसको जनरल डिस्कशन करते हैं कि कैरियर सिग्नल क्या कर रहा है? बेसबैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल का डिस्टेंस ज़्यादा दूर तक वो कैरी कर जाए, इस चीज़ को वो करवाता है। कैसे है?
एग्जाम्पल लेते हैं जनरल डे टू डे लाइफ का। आपको एक पार्सल पहुंचाना है कहीं पर, और आपके पास उस पार्सल को पहुंचाने के लिए कैरियर के तौर पर, या ये कहूँ मीडियम के तौर पर, आपके पास में साइकिल है। तो आपका जो डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल होगा वो लिमिटेड होगा, लिमिटेड पेरीफेरी में आप साइकिल से ट्रेवल कर सकते हैं। यदि आपके पास में एक टू व्हीलर है तो आपकी पेरीफेरी थोड़ी लार्ज होगी। यदि आपके पास में एक फोर व्हीलर है तो आपकी पेरीफेरी और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन वही आपके पास में यदि एक ट्रेन है तो आप थाउजेंड्स किलोमीटर उसमें से इजीली ट्रेवल कर पाएंगे। वही चीज़ यदि आपके पास में एक प्लेन आ जाता है तो आप इंटरकॉन्टिनेंटल भी इजी वे में ट्रेवल कर सकते हैं। तो यहाँ जो पार्सल था वो कौन है? आपका मैसेज सिग्नल है या बेसबैंड सिग्नल है। क्लियर है? और जो हमारा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट था, पहले हमने क्या बात की? साइकिल, फिर टू व्हीलर, फिर फोर व्हीलर, फिर ट्रेन या फिर एरोप्लेन। तो यहाँ जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा हो गया? आपका कैरियर सिग्नल। ठीक है? कैरियर सिग्नल में हमने एक बात और की कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो जो एनर्जी होगी वो भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जब वेव की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो डिस्टेंस भी ज़्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अब नीड ऑफ मॉड्यूलेशन पे। पहला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि क्या है? हमारा मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग को आप कैसे समझ सकते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर में एक दो सब पॉइंट भी समझेंगे। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है कि एक ही चैनल में हम मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन या मल्टीपल मैसेज के हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिशन कर पाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लेक्सिंग बोलेंगे। कैसे? फिर से समझ रहे हैं क्या बोलते हैं हम? कि यदि हम एक ही चैनल में डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस के ट्रांसमिशन एक ही टाइम पर कर पाएं तो हम क्या बोलेंगे? उसको मल्टीप्लेक्सिंग बोलेंगे। ठीक है? वैसे तो दो टाइप की मल्टीप्लेक्सिंग होती है, कौन कौन सी? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो होती है वो यूज होती है किसमें? एनालॉग मॉड्यूलेशन में। और टीडीएम जो यूज होता है वो पल्स मॉड्यूलेशन में होता है। इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे एफडीएम और टीडीएम के ऊपर में। देखिए मल्टीप्लेक्सिंग का और क्या फायदा है? जो हमारा सिग्नल होता है, मान लीजिए हम स्पीच सिग्नल की बात करते हैं तो वो फ्यू किलो हर्ट्ज तक है, तो वो सभी का क्या है? बेसबैंड स्पेक्ट्रम जो है वो आइडेंटिकल है। तो वहां पर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सिग्नल ओवरलैप हो सकता है, या वहां पर नॉइज भी क्रिएट हो सकती है, या वो सिग्नल एक दूसरे में इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए मल्टीप्लेक्सिंग इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है? इसके बाद में हम बात करते हैं कि यदि हम सारे मैसेज सिग्नल्स को एक ही चैनल पर बिना किसी इंटरफेरेंस के हम ट्रांसमिट करना चाहें तो मल्टीप्लेक्सिंग हमको करना पड़ेगा। ठीक है? मल्टीप्लेक्सिंग की दो वैरायटी हमने सुनी, कौन कौन सी हैं? एफडीएम यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और टीडीएम यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या कर रहा है? बेसिकली इट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग अ नंबर ऑफ मैसेजेस साइमल्टेनियसली ओवर अ सिंगल चैनल। सो नंबर ऑफ चैनल्स की नीड क्या होगी? वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नंबर ऑफ चैनल्स की नीड कम हुई मतलब हमारा जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ना, तो वो भी हमारा क्या होगा? कम होगा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम होगा तो हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट, प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एंटेनाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें जरा इसको कि जो एल है ना वो क्या है? लेंथ ऑफ एंटेना। लैम्डा अपॉन 4, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है सी अपॉन एफ। सी क्या है हमारा? स्पीड ऑफ लाइट। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यदि हम जाते हैं तो यदि मैं एक 5 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाह रहा हूं तो उसके लिए आप देखेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से 1500 मीटर यानी कि 15 किलोमीटर लेंथ का हमको क्या लगेगा? एंटेना लगेगा। पॉसिबल है क्या? नहीं। ठीक है? इम्प्रैक्टिकल बात हुई ना। तो ये जो इतना बड़ा एंटेना हमें ज़रूरत है, यदि हम इसको एंटेना की लेंथ को हम कम करना चाहें तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? स्पीड ऑफ लाइट हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या चेंज कर सकते हैं? एक ही पैरामीटर बचा, वो क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी। देखें नीचे वाले फॉर्मूले में एल इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू सी अपॉन 4 इंटू एफ। तो सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है यदि हम उसको बढ़ाते हैं तो क्या होगा हमारा? लेंथ ऑफ एंटीना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब यदि उसी सिग्नल को मैं क्या कर रहा हूं?
किलो हर्ट्ज की जगह पर मेगा हर्ट्ज में कन्वर्ट करता हूं, तो क्या हो रहा है, वही लेंथ ऑफ एंटीना रिड्यूस होकर के कितना आ गया, 15 मीटर। ये क्या है, प्रैक्टिकल पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर आप देखेंगे, यदि हम प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एंटेनास पे जाते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी को ज्यादा रखना पड़ेगा, सो दैट हमारे लेंथ ऑफ एंटीना जो हो वो क्या हो, कम हो। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा नैरो बैंडिंग। नैरो बैंडिंग में क्या है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एंटेना की जो हाइट है वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं है, मतलब वो हमारे लिए कोई इशू नहीं है, वी कैन मैनेज विथ इट। हम मान लेते हैं कि हम एक बहुत बड़ा एंटीना हम बना सकते हैं और उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम होता है वहां पर। क्या प्रॉब्लम है, जो कि वो प्रॉब्लम कब रेज होता है, जब हम डायरेक्ट रेडिएट कर देते हैं बेसबैंड सिग्नल को, तभी भी वो प्रॉब्लम अराइज होता है। वो प्रॉब्लम क्या है आपका, जो बेसबैंड सिग्नल होता है ब्रॉडकास्ट सिस्टम में, वो डायरेक्टली रेडिएट हम यदि करेंगे तो मान लीजिए 50 हर्ट्ज से लेकर के 10 किलो हर्ट्ज तक का रेंज है उसका, एग्जांपल के तौर पर। तो 50 हर्ट्ज से लेकर के 10 किलो हर्ट्ज तक की रेंज के लिए जब हम उसके एंटीना की हम बात करते हैं, तो 50 हर्ट्ज के लिए जो सिग्नल जो एंटीना हमको चाहिए है उसकी लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो 10 किलो हर्ट्ज के लिए चाहिए उसकी लेंथ क्या होगी एंटीना की, वो कम होगी। इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यदि हम ध्यान से देखें कि एक सिग्नल हमारा कितना है, 50 हर्ट्ज का है, और एक कौन सा है, 10 किलो हर्ट्ज का। तो दोनों सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यदि हम सेम चैनल यूज कर रहे हैं, तो जो रेशियो हो रहा है हाईएस्ट टू लोएस्ट वेवलेंथ का, वो कितना आ रहा है, 200। तो जो एंटीना 50 हर्ट्ज के लिए डिजाइन हो रहा है वो बहुत लंबा होगा, किसके लिए, 10 किलो हर्ट्ज वाले के लिए। और जो 10 किलो हर्ट्ज के लिए डिजाइन हो रहा है वो बहुत छोटा होगा, किसके लिए, 50 हर्ट्ज के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक वाइड बैंड एंटीना बनाना पड़ेगा। तो जो ऐसा वाइड बैंड एंटीना जो कि काफी लंबी रेंज पर, फ्रीक्वेंसी रेंज पर ऑपरेट कर सके, इस एग्जांपल के लिए हम बात करें तो 1:200 आपकी आएगी, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था 50 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज के लिए, जो क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये जो वाइड बैंड एंटीना है इसको यदि हमको नैरो बैंड का बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन फ्रीक्वेंसी को रेज करना पड़ेगा, यानी कि जो गैप है 1:200 उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लगभग यदि हम यूनिटी पे ले आते हैं तो हमारा जो सिमिलर एंटीना है वो एंटीना ही दोनों सिग्नल्स के लिए यूज हो सकता है। इसके लिए क्या करें, हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 1 मेगाहर्ट्ज ले लिया, तो जो रेशियो होगा लोएस्ट टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लगभग यूनिटी की तरफ हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, एक ही एंटीना से हमारा सिग्नल 50 हर्ट्ज का हो या 10 किलो हर्ट्ज का हो, दोनों ही के लिए वो सुटेबल होगा। ठीक है। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं नैरो बैंडिंग। पॉइंट क्लियर है। चलिए, ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में आप देखेंगे तो यहां पर है कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन, जिसके अंदर में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन, एंगल के अंदर में फिर फ्रीक्वेंसी है और फेज है, पल्स मॉड्यूलेशन, नीचे जो दिया हुआ है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। अब अभी हम बात कर रहे थे मॉड्यूलेशन की, तो मॉड्यूलेशन को थोड़ा सा और डेप्थ में हम पढ़ते हैं। मॉड्यूलेशन में हमने क्या कहा कि एक हमारा कौन सा सिग्नल है, बेसबैंड सिग्नल है, जिसको हम मैसेज सिग्नल का भी नाम देते हैं। ठीक है। एक हमारा कौन सा है, कैरियर सिग्नल है, जो कि कैसा है, हाई फ्रीक्वेंसी है। और एक हमारा मॉड्यूलेटेड वेव है। ये आपके सामने एक डायग्राम आपको दिख रहा है। इस डायग्राम में आप देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को रिप्रेजेंट किया है। तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये आपको दिख रहा है सिंपल, कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो आपको सिंपल दिख रहा है ये क्या है, आपका एक मैसेज सिग्नल है। ये आप, मैंने कहा था कि कैरियर सिग्नल कैसा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल होता है। तो ये आपको कैरियर सिग्नल दिख रहा है जो कि कैसा है, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है। अब हम बात कर रहे थे क्या, डेफिनेशन की। तो हमने क्या कहा था, मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी change property of the carrier signal in accordance with the instantaneous value of message signal। तो मैसेज सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं। ठीक है। और मैंने कहा था कि जिस प्रॉपर्टी में चेंज होगा
वही आपका क्या हो बन जाएगा, टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। देखें ध्यान से, ये हमारा कौन सा है, पहला वाला मैसेज सिग्नल, दूसरा वाला कैरियर सिग्नल, तीसरा वाला मॉड्यूलेटेड वेव। मॉड्यूलेटेड वेव जो रेड वाली बनी हुई है उसमें ध्यान दीजिए, यहां देखें आप, फ्रीक्वेंसी सेम है, क्लियर है, फ्रीक्वेंसी आप देखें सेम है, कहीं पर फेज चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज सेम है, फेज में चेंज नहीं हुआ। अब एम्पलीट्यूड की बात करिए, यहां पर कैरियर में एम्पलीट्यूड कैसा है, सभी का सेम है, फ्रीक्वेंसी हाई थी, यहां पर क्या हो गया कि मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग इस कैरियर की एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हुआ, कहीं पर एम्पलीट्यूड कम है, कहीं पर ज़्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, ऐसे करते करते एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है। तो ये कौन सा मॉड्यूलेशन हुआ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पॉइंट क्लियर है, क्या बोला हमने कि मैसेज सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग्स हम कैरियर सिग्नल की प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं, और हमने क्या ऐड किया कि कैरियर सिग्नल की जिस प्रॉपर्टी में चेंज होगा उस टाइप का मॉड्यूलेशन बनेगा। कैरियर के किस में चेंज हुआ, एम्पलीट्यूड में, तो कौन सा मॉड्यूलेशन बना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पॉइंट क्लियर है। यदि कैरियर की फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दूं तो कौन सा मॉड्यूलेशन बनेगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यदि कैरियर के एंगल में चेंज करूं तो कौन सा मॉड्यूलेशन बनेगा, एंगल मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। पॉइंट क्लियर हो रही है। चलिए, ये क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डायग्राम। ठीक इसी के आगे हम जाते हैं, ये आपका कौन सा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देखिए इसमें क्या हो रहा है, सेम है मैसेज सिग्नल, सेम है आपका कैरियर सिग्नल। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आप ध्यान से देखें, एम्पलीट्यूड सभी का सेम है, लेकिन क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी यहां पर ज्यादा है, यहां पर वेरिएशन आ गया, फिर यहां पर ज्यादा है, यहां पर वेरिएशन आ गया रेड वाले में। तो यहां पर क्या हो रहा है, कैरियर की कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी में, तो मॉड्यूलेशन कौन सा बना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा फेज मॉड्यूलेशन। फिर से देखें, ये आपका मैसेज सिग्नल सेम है, कैरियर सिग्नल भी सेम है, यहां आ जाइए नीचे, एम्पलीट्यूड भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम, लेकिन किस में चेंज हो गया, फेज में। इस सिग्नल को रेड वाले में देखेंगे कैसे जाना था, ऊपर की तरफ, लेकिन यहां से क्या हो गया, रिवर्सल आ गया। ये रिवर्सल क्या कहला रहा है, फेज में चेंज हो गया, तो कौन सा मॉड्यूलेशन कहलाएगा, फेज मॉड्यूलेशन। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको। तो ये जो टाइप्स हैं सारे मॉड्यूलेशन के, ये क्या हैं कि हम कैरियर सिग्नल की जिस प्रॉपर्टी में चेंज करेंगे उस टाइप का मॉड्यूलेशन वहां पर बन जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं एनालॉग एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में। तो एनालॉग एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन का जो कंपैरिजन है उसमें क्या है, जो ट्रांसमिटेड मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होगा, एनालॉग इन नेचर का होगा, और यहाँ पर डिजिटल पल्सेस के फॉर्म में होगा। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी फेज वेरिएशंस इन द ट्रांसमिटेड सिग्नल रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन और मैसेज। जो भी वेरिएशन किस में हो रहा है, एम्पलीट्यूड में, फ्रीक्वेंसी में या फेज में, वो क्या चीज़ है, वही आपका एक्चुअल मैसेज है। ठीक है। डिजिटल में क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड है, विड्थ हो या पोजीशन ऑफ द ट्रांसमिटेड पल्सेस, द मैसेज इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ कोड वर्ड्स। कोड वर्ड्स के फॉर्म में यहाँ पर मैसेज ट्रांसमिट होता है। एनालॉग मॉड्यूलेशन में जो आपका एएम होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसमें नॉइज बहुत ज़्यादा या इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी बेटर होती है फ्रीक्वेंसी और फेज में। यहाँ पर डिजिटल मॉड्यूलेशन की हम बात करेंगे तो इसमें नॉइस बहुत कम होती है, इट इज़ वेरी गुड एज फार एज नॉइस इज कंसर्न्ड। यहाँ पर किसमें, एनालॉग मॉड्यूलेशन में पॉसिबल नहीं होता नॉइस और सिग्नल को सेपरेट करना, दैट इज़ वाई हम रिपीटर नहीं लगा सकते, क्योंकि यदि हम रिपीटर लगाएंगे भी तो जितना हमारा सिग्नल एम्पलीफाई होगा उतना ही हमारा नॉइस भी एम्पलीफाई हो जाता है, नॉइस इनफैक्ट इंक्रीज होती है यदि हम रिपीटर लगाते भी हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर हम सेपरेट कर सकते हैं डिजिटल में, किसको, नॉइस को और सिग्नल को, तो हम यहाँ पर रिपीटर सिग्नल्स के लिए डेफिनेटली लगा सकते हैं। एनालॉग मॉड्यूलेशन में कोडिंग पॉसिबल नहीं है, डिजिटल मॉड्यूलेशन में कोडिंग टेक्निक यूज़ की जाती हैं, जिससे कि एरर आइडेंटिफिकेशन और एरर करेक्शन दोनों का, या जिसको हम बोलते हैं एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन, दोनों चीज़ें पॉसिबल होती हैं। एनालॉग मॉड्यूलेशन में बैंडविड्थ जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू डिजिटल मॉड्यूलेशन। यहाँ पर डिजिटल मॉड्यूलेशन में बिट रेट ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई हमको बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जो हमने बात की थी अभी मल्टीप्लेक्सिंग की,
तो एनालॉग मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है और डिजिटल मॉड्यूलेशन में टाइम डिवीजन यूज होती है। ठीक है, एनालॉग मॉड्यूलेशन बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, दैट इज़ वाई मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए हम उसको प्रेफर नहीं करते, वेयर एज डिजिटल मॉड्यूलेशन जो है एज कम्पेयर टू एनालॉगस वो काफ़ी सेफ है। तो यहाँ पर जो है हम उसको मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, एनालॉग मॉड्यूलेशन सिस्टम कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एएम है, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और भी होते हैं। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में क्या आएगा आपका? पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इसी टाइप से आपका आगे डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये सारे आपके किसके टाइप हैं? डिजिटल मॉड्यूलेशन के। ठीक, तो आज के हमारे वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। ये हमारा रेफरेंस था जो हमने यूज़ किया है, संजय शर्मा और आरपी सिंह, सिंह एंड सप्री की जो बुक है हमारी। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप इस ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।